नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी एक खबर है और खबर यह है कि अब न्यायपालिका में परिवारवाद नहीं चलेगा। उस खबर को जब मैं एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे कई चीज़ें एक नए रिफ़ॉर्म के होते हुए दिखाई देती है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हमेशा सवाल के घेरे में रही है। जजेस सिलेक्टिंग जजेस, न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चुनाव करेगा या चयन करेगा, वाली कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर हमेशा इस बात की आलोचना होती रही है कि हाईकोर्ट में बड़े पैमाने पे जजों के सगे संबंधियों की नियुक्ति होती है। वही जज बाद में सुप्रीम कोर्ट आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट नियुक्तियां भी कई बार ऐसी हुई है। 50% जज संबंधी निकले हाईकोर्ट के नियुक्त होने वाले जज सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जजों की पृष्ठभूमि देखने पर, मतलब 50% वर्तमान में जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, यदि उनकी पृष्ठभूमि देखी तो यह आरोप सही भी लगता है, क्योंकि अधिकांश जजों के परिवार में पहले कोई जज रहा होता है। किसी के पिता जज होते हैं, किसी के चाचा ताऊ जज होते हैं या किसी की नजदीकी संबंधी जज होते हैं। एनजीएसी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पे ये बात आई थी। करीब 50% हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज या हाईकोर्ट के किसी जज से संबंधित है या सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इस पे विराम लगाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अब इस व्यवस्था पे तैयारी कर रहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जज के परिवार से किसी एडवोकेट के नाम की सिफारिश जज के लिए नहीं भेजी जाएगी। कॉलेजियम में यह मामला उठा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अ, इस कॉलेजियम के मीटिंग के दौरान एक मेंबर ने ये विचार रखा और कहा कि लोगों की एक आम धारणा हो गई है कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जिनके परिवार से कोई जज नहीं रहा है, की अपेक्षा जजों के संबंधी एडवोकेट को वीरता हमेशा मिली है, वरीयता। और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट कम ही जज बन पाते हैं, इसलिए जजों की फैमिली मेंबर्स के नाम की सिफारिश पर रोक होनी चाहिए। कॉलेजियम के बाकी जजों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई, ऐसा ज्ञात हुआ है। जबकि कुछ का ये मानना है कि ऐसा होने से कुछ योग्य एडवोकेट जो जज की नियुक्ति की योग्यता रखते हैं, किसी जज का सगा होने से जज नहीं बन पाते। कैसे मतलब दोनों तरफ से, लेकिन अब कहीं न कहीं तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे लगता है। यदि जज के संबंधियों में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, अच्छे एडवोकेट होंगे, वो मात्र इसलिए नहीं आ पाएँगे क्योंकि उनका कोई रिलेटिव जज था। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होते हैं। यही 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा। कॉलेजियम उन नामों को सरकार के पास भेजती है। कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों को लेकर सरकार एक बार लौटा सकती है। सरकार कॉलेजियम के द्वारा दूसरी बार भेजी गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है। मौजूदा कॉलेजियम में सीजेआई संजीव खन्ना है, जस्टिस बी आर गवई है, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस ऋषिकेश राय है और जस्टिस ए एस ओका है। इसके पहले जजेस सिलेक्टिंग जजेज वाली कॉलेजियम व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी बनाया था, जिसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने रद्द कर दिया था। एनजेएसी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जज जो मोस्ट सीनियर है, केंद्रीय कानून मंत्री के अलावा सिविल सोसाइटी के 2 लोग शामिल करने का प्रावधान था। यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 लोग और बाहर के केंद्रीय कानून मंत्री और सिविल सोसाइटी के 2 लोगों ने 3 लोग बाहर के। एक अच्छा सिस्टम था, लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने
रद्द कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया और वही कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रखा। कई बार हमने ये देखा है कि अ, एक ही परिवार से 2 चीफ जस्टिस हुए हैं। अक्सर नेताओं के परिवार के लोग भी जज बने हैं। कहीं न कहीं एक-दूसरे के फ़ेवर करने की, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक की बात है। कई जगह पे ये होता है कि एक जनरेशन स्किप होके नेक्स्ट जनरेशन को चांस मिलता है। एक जज साहब चीफ जस्टिस उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ हो, वो कॉलेजियम में हो, उन्होंने कुछ जजों को फ़ेवर किया, कुछ एडवोकेट को फ़ेवर किया, उनको हाई कोर्ट में नियुक्त किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जब वो कॉलेजियम में बनते हैं, तो जिन्होंने उनको कॉलेजियम में लाया, उनके परिवार से यदि कोई है, तो फिर उसको प्रावधान क्योंकि अपने एहसान उतारने के लिए वो करते हैं, ये भी देखिए। हम ये नहीं कहते कि जो कॉलेजियम के द्वारा जो जजेस आते हैं या परिवार से आते हैं, वो मेधावी नहीं होते। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो मेधावी जज है, जो बहुत मेधावी जज कहने के बजाय एडवोकेट्स है, क्या वो कभी नहीं बन सकते? कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जज बनने का ऑफर कई एडवोकेट इसलिए ठुकरा देते हैं कि उनको लगता है कि वो एक अच्छे वकील के नाते ही समाज में स्थान भी पाते हैं, बाकी भी काम कर सकते हैं। राजनीति भी कर सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। जजों के लिए बहुत लिमिटेशन होता है। ये भी नहीं मैं कहता कि जज पैसा नहीं कमाते, जज पैसा भी कमाते होंगे, लेकिन फिर उसमें बेईमानी की एक झालर होती है। ईमानदारी से एक अच्छा वकील अपनी फीस बढ़ा के पैसा भी कमा सकता है। ऐसा नहीं कि जजेस सांसद नहीं बनते, फिर उनको सरकार को मदद करनी पड़ती है, सो रिटायरमेंट के बाद उनको जज बनाया जाता है, तो वो सांसद बनाया जाता है। ये भी हमने देखा है। कई जगह ऐसी चीजें होती है। जनता को कम से कम ऐसा लगता है, हो सकता है कि वो जज साहब सांसद बनने लायक हो, लेकिन जनता फिर वही अरुण जेटली की भाषा में कहे, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस आफ्टर रिटायरमेंट शुड बी चेक्ड विद द डिसीजंस दे हैव गिवन बिफोर रिटायरमेंट। कोई भी जज रिटायर होने के बाद जिसको जिस नियुक्ति पे भेजा जाता है या कुछ पोजीशन दी जाती है, उसकी तुलना उन्होंने रिटायरमेंट के पहले सरकार के पक्ष में दिए हुए निर्णयों के साथ तोलना चाहिए। ये मैंने नहीं, ये आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा, जो लॉ मंत्री भी रहे हैं इस देश के और बीजेपी के कद्दावर नेता थे। कुल मिलाकर यदि ये सिस्टम लागू हुआ कॉलेजियम में, तो एक न्यायिक सुधार की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम मैं मानूंगा इसको। और फिर चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग फिर जज नहीं बन पाएंगे। मैं डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग इसलिए कहता हूँ कि कुछ जजेस होते हैं कि जो घोषित है कि जिनसे न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती, उनकी विचारधारा ही राज्य सरकार के साथ होती है, जो किसी एक सत्ता की लाइन टो करते हैं, उस विचारधारा में बात करते हैं। लेकिन कुछ जजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत ईमानदार होने का एक चेहरा रखते हैं, लोगों की अपेक्षाएं जगाते हैं, लोगों की आशाएं जगाते हैं, एक भगवान का स्थान लोगों के दिल में पाते हैं और फिर वो वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। फिर अपेक्षा भंग होता है जनता का, मोह भंग होता है सामान्य इंसान का न्यायपालिका में। उसको मैं ज़्यादा रिस्की मानता हूँ। यदि मुझे पता है कि ये साँप है मुझे काटेगा और यदि ये रस्सी पे मैंने पैर रखा और वो साँप बन गई, तो वो रस्सी ज़्यादा घातक है, ऐसा मुझे लगता है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया ना मैं किसी को साँप कह रहा हूँ, ना मैं किसी को रस्सी कह रहा हूँ। एक सामान्य इंसान को समझाने का एक मेरा प्रयास है। कुल मिलाकर यदि ऐसा होता है कॉलेजियम में, तो ये न्यायपालिका के लिए भी अच्छा होगा, लोगों का, आम जनता का विश्वास इसमें होगा। और जब न्यायपालिका इस कलंक से मुक्त होगी, तो फिर न्यायपालिका सवाल भी ठीक सरकार को भी ठीक रख पाएगी, कर पाएगी, संविधान की भी रक्षा कर पाएगी। कम से कम ऐसी अपेक्षा मेरे जैसे इंसान से है। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।